वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का, सभी टीजीटी एस्पिरेंट्स का। एग्जामिनेशन ओनली 3 डेज अपार्ट। 6 तारीख को आपका पेपर है। बहुत सारी पढ़ाई करी आपने, बहुत वीडियोस देखे, वीडियोज से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले और बहुत सारी तैयारी भी की। आज और कल 3 और 4 हम आपकी क्लासेस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर तो आपने बहुत सारे यूट्यूब से कर डाले, बहुत सारे आपने जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स खरीद करके सॉल्यूशन देख करके सॉल्व कर डाले हैं। हम आज बात करेंगे, आज और कल कुछ क्वेश्चंस की अराउंड 150 या 200 के आसपास क्वेश्चंस को हम लेंगे और उन पर हम डिस्कस करेंगे। वो पेपर के आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं जिनके इर्द गिर्द पेपर घूमेगा और आप उनके इर्द गिर्द होकर के जवाब दे दीजिएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज और कल की जो क्लास है वो आपकी सिलेक्शन देने वाली क्लास है। हाँ, बट 6 तारीख के पहले तक किसी और को नहीं बताइएगा कि ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं तो फिर आपका वहाँ नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपटीशन तो आप जानते ही हैं, कंपटीशन तो हर बच्चे से ही होता है। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने उस पेपर को, जहां पर आज हम अराउंड 50 क्वेश्चंस करेंगे और फिर क्वेश्चंस जो हैं बाकी वो हम कल करेंगे अपने क्लास में। खास करके ये टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए हमारी क्लास है, उत्तर प्रदेश टीजीटी एस्पिरेंट्स की। क्लियर? आइए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर आर। राइट, मतलब कि एक ही क्वेश्चन है जहां पर हमने 2 क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया है। 2 क्वेश्चन इसी में शामिल है कि शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है और शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है। क्लियर? तो आपके ऑप्शंस जो दिए हैं, हैमलेट एंड मैकबेथ, मतलब हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट वन एंड मैकबेथ इज द शॉर्टेस्ट वन। ऑप्शन बी में दिया है हैमलेट एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स, मतलब हैमलेट लॉन्गेस्ट है, कॉमेडी ऑफ एरर शॉर्टेस्ट है। रोमियो एंड जूलियट इज द लॉन्गेस्ट एंड हैमलेट इज द शॉर्टेस्ट, एंड फिर किंग लियर इज द लॉन्गेस्ट एंड ओथेलो इज द शॉर्टेस्ट। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं जी। ममता शुक्ला, प्राची कौशिक, विभा सिंह, आर नीलू सिंह, आर रंजना सिंह, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के पेपर के लिए जो आज आप डिस्कस करने चल रहे हो। आज का खास बात ये पेपर की कि ये प्रीवियस ईयर के नहीं है, तो आपको थोड़ा सा जो है मजा आएगा पेपर करने में जी। अगर हम शेक्सपियर के लॉन्गेस्ट प्ले की बात करें तो शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है हैमलेट। कौन सा प्ले है? शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है हैमलेट, जिसमें अराउंड 30,000 लाइन्स हैं। हैमलेट में अराउंड 30,000 लाइन्स हैं। कहने का सेंस ये है कि हैमलेट is not only the longest tragedy written by William Shakespeare, but it is also the longest play by William Shakespeare. शेक्सपियर का longest tragedy भी है और शेक्सपियर का longest play भी है। All right? Sir, is there any video for spelling error? जी रुबीना अली, अभी आपको यही मिलेगा वो भी। और अगर हम शेक्सपियर के शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी की बात करें तो शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है मैकबेथ। कौन सी? शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है मैकबेथ और शेक्सपियर की लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है हैमलेट। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा होता द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट ट्रेजेडीज बाय विलियम शेक्सपियर आर, तो उसका उत्तर हो जाता हैमलेट एंड मैकबेथ। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट प्लेस कौन से हैं विलियम शेक्सपियर के। तो लॉन्गेस्ट प्ले है शेक्सपियर का हैमलेट और शॉर्टेस्ट प्ले है जो हैमलेट का आधा ही है, 1/2 है हैमलेट का, और उसका नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। क्या नाम है? जो शॉर्टेस्ट प्ले है उसका नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें फ्यूअर देन 15,000 लाइन्स है। 15,000 से कम वर्ड्स का प्रयोग जहां पर किया है विलियम शेक्सपियर ने, वो है कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हुआ? सही उत्तर है इस क्वेश्चन का बी, हैमलेट एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स।
क्लियर? जितने भी लोगों ने जवाब दिया है सबका उत्तर बिल्कुल सही है। उपासना, ममता, बबली, करदम, रूबीना, विजय जी, सबका उत्तर बिल्कुल सही यहाँ पर। ऑल राइट है, सब करेक्ट है यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और अब ये पूछ रहा है, हु स्पीक्स ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर दैन गोल्ड? राइट, ब्यूटी प्रोवोक्स थीव, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर दैन गोल्ड। किसका स्टेटमेंट है ये कि ब्यूटी गोल्ड से ज्यादा खतरनाक चीज होती है? मतलब चोर ब्यूटी को नहीं चुराता, किसको चुराता है चोर? चोर चुराता है ब्यूटी को, ना कि गोल्ड को। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का पहले तो आप ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में आपसे पूछा है सीलिया, ओफिलिया, डेस्डिमोना एंड रोजलिंड। ओफिलिया, सीलिया, डेस्डिमोना और रोजलिंड, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच करेक्टर सेड दैट ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर दैन गोल्ड? किसका स्टेटमेंट है? अब आपको ये पता है कि सीलिया और रोजलिंड ये दोनों किस पे हैं? सीलिया और रोजलिंड दोनों एज यू लाइक इट में है। ओफिलिया हैमलेट की हीरोइन है और डेस्डिमोना ओथेलो की हीरोइन है। और ये सेंटेंस क्या ट्रेजेडी को सूट करता है? ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर देन गोल्ड? नहीं जी रेणु गोस्वामी, बिल्कुल नहीं। देविका जी, आपका भी जवाब सही नहीं है। ये जब सीलिया और रोजलिंड अपने ड्रेस चेंज कर लेती हैं और ड्रेस चेंज करके क्या बन जाती हैं? सीलिया बन जाती है एलियना और रोजलिंड बन जाती है गनीमीड, और दोनों जंगल में जाती हैं। और जब उनको गनीमीड और एलियना बनना होता है, जब उनको अपना क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस अपनानी होती है, तब ये स्टेटमेंट रोजलिंड बोलती है कि ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर देन गोल्ड। ब्यूटी जो है थीव्स को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है डी। तो दो टाइप का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। एक तो हमने बना के दे दिया है आपको कि किसने कहा है, और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस प्ले में कहा गया है। तो किस प्ले का जवाब आपको मिल गया है? किस प्ले का जवाब है आज लाइक इट, और कैरेक्टर का जो जवाब है वो है रोजलिंड। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द हेड ट्रिक सीन अकर्स इन। हेड ट्रिक सीन किस प्ले में अकर होती है? हेड ट्रिक सीन किस प्ले में आती है? अगला क्वेश्चन ये है, हेड ट्रिक सीन किस प्ले में है? क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शंस दिया है वो दिया है मैकबेथ, किंग लियर, मेजर फॉर मेजर की ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। किस प्ले में हेड ट्रिक है? मैकबेथ, किंग लियर, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मैकबेथ में हेड ट्रिक है क्या? हेड ऐसे कोई सीन है जहां पर हेड कटा जाता है, डंकन का मर्डर होता है, बैंको का मर्डर होता है, और फाइनली मैकबेथ का मर्डर होता है। लेडी मैकबेथ खुद जो है वो सुसाइड कर लेती है और वहां पर ऐसा हेड का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता। किंग लियर में भी ऐसा कोई सीन नहीं है। किंग लियर मैकबेथ में जो एक सीन है उसका नाम है पोर्टर सीन। मैकबेथ के बाद जब आप किंग लियर पर आओगे तो जो किंग लियर में सीन है उस सीन का नाम है स्टॉर्म सीन, जो तूफान है। और इसका जो सही जवाब है वो है जी, प्रज्ञा पांडे जी का जवाब गलत है, देविका यादव जी का जवाब सही है, उपासना जी का जवाब गलत है। इसका सही जवाब है मेजर फॉर मेजर, जहां पर एंजेलो आदेश देता है कि जो क्लॉडियो है इसाबेला का सिस्टर, उसको एग्जीक्यूट करके उसका सिर लाया जाए, उसके सामने पेश किया जाए। लेकिन उसके एग्जीक्यूशन की जगह पर एक दूसरे का एग्जीक्यूशन हो जाता है जिसका फेस बिल्कुल उससे मिलता है और उसको एंजेलो के सामने ले आया जाता है। इसी को हेड ट्रिक कहा जाता है। राइट, मेजर फॉर मेजर में एक और ट्रिक है जिसको हम
बेड ट्रिक के नाम से जानते हैं, जहां पर इजाबेला का बेड एक्सचेंज किया जाता है, एंजेलो के साथ जाना होता है, इसे भेज किसी और को दिया जाता है। तो जो इसका सही जवाब होगा इस प्रश्न का वो है मेजर फॉर मेजर। क्लियर जी? ममता शुक्ला जी, दीपक कुमार खरवार, सबका जवाब सही है। विभा जी का जवाब गलत है, तो विभा जी अपना जवाब यहां से सही कर लेंगी, विभा जी अपना जवाब यहां पर करेक्ट कर लेंगी। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कैन बी अप्लाई द थियरी ऑफ एडिपस कॉम्प्लेक्स। शेक्सपियर के किस प्ले में हम एडिपस कॉम्प्लेक्स की थियरी लगा सकते हैं? पहली बात तो ये जान लीजिए कि एडिपस कॉम्प्लेक्स की थियरी क्या है, और आई होप आप सबको पता है कि एडिपस कॉम्प्लेक्स की थियरी क्या है। एडिपस कॉम्प्लेक्स में होता यह है कि वैसे एडिपस द रेक्स प्ले है किसका? एडिपस द रेक्स प्ले है सोफोक्लीज का, और सोफोक्लीज के वन ऑफ द थीबियन प्लेस में से है। एडिपस जब पैदा हुआ था तभी प्रोफेसी की गई थी कि दिस न्यूली बॉर्न सन वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। राइट, अपने फादर को मार करके अपने मदर से शादी करेगा, ये एडिपस है। और फिर एडिपस के साथ ऐसा होता भी है, अननोइंगली ही किल्स हिज फादर एंड मैरीज हिज ओन मदर। राइट, उससे शादी भी कर लेता है, और मतलब ये जो सन का लव हो जाता है अपनी मदर के साथ, एक्सेसिव लव ऑफ अ सन फॉर हिज मदर या एक्सेसिव लव ऑफ अ मदर टू हिज सन, इसको एडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जो माँ और बेटे का रिलेशन होता है वो एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। और इसका एक अपोजिट है जिसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में डॉटर और फादर की रिलेशनशिप शो की जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जहां पर हम एडिपस कॉम्प्लेक्स की थ्योरी लगा सकते हैं, या जहां पर एडिपस कॉम्प्लेक्स की थ्योरी लगाई जाती है। अब आप देख लीजिए कि जो ऑप्शंस हैं वहां मदर और सन की बात हो किस में रही है। किंग लियर में आपको पता है कि किंग लियर का वाइफ जो है प्ले में अपीयर ही नहीं करती, मतलब ही सपोजली डेड। मैकबेथ में फादर और सन की कहीं बात नहीं होती, फादर और मदर और सन की बात नहीं होती, बिकॉज द प्ले डायरेक्टली डील्स विद मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, उनके सन से नहीं। हैमलेट में जो है हैमलेट और हैमलेट की मदर गर्ट्रूड की बात जरूर होती है, और गर्ट्रूड ने शादी कर लिया है क्लॉडियस से, जो बिल्कुल पसंद नहीं है हैमलेट को, और हैमलेट वांट्स की हिज मदर गर्ट्रूड शुड नॉट मैरी हिज अंकल क्लॉडियस, और उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो ये एक्सेसिव अटैचमेंट जो है उसका उसकी मदर के लिए, उसी को बोला जाता है एडिपस कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जो जवाब सही है वो है ए हैमलेट। क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं छूट रहा है, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा है। यहाँ से देखिए आपको एक एक क्वेश्चन के साथ इतनी सारी चीजें इसीलिए बता दे रहा हूं ताकि आपके पेपर में जो परसों नरसों होने वाला है अब वाली चीजें बिल्कुल याद रहेंगी, बिल्कुल दिमाग में आपके फिक्स रहेगी, और आप पेपर में गलतियां नहीं करोगे। क्लियर? तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। इसका उत्तर है हैमलेट वो प्ले है जहां पर हम शेक्सपियर, जहां पर हम एडिपस कॉम्प्लेक्स की थ्योरी को लगा सकते हैं, या जहां पर क्रिटिक्स ने एडिपस कॉम्प्लेक्स की थ्योरी को अप्लाई किया है, लागू किया है। और इन एडिपस कॉम्प्लेक्स की जो थ्योरी है, थियराइजेशन इसका किसने किया था? तो इसकी थ्योरी देने वाले जो थे वो एक साइको एनालिस्ट थे, और उनका नाम था सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड की बुक एक आई थी 1900 में, और उस बुक का नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और उन्हीं में उन्होंने इसकी बात की थी। थैंक यू शिवपूजन पटेल जी, उपासना जी, मीनाक्षी गहलोत जी, रुबीना अली जी। विलियम शेक्सपियर की एमसीक्यू की जो है पीडीएफ आपके पैनल पर अवेलेबल है। व्हेन वाज शेक्सपियर बैप्टिजाइज्ड, इसी के नाम से है, और वहां पर देखिएगा तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली वहां पर मिल जाएंगी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से शेक्सपियर का ही है। इन विच विलियम शेक्सपियर टॉक्स अबाउट 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। विलियम शेक्सपियर 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ
की बात अपने किस प्ले में करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर, एज आई लाइक इट एंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। शेक्सपियर अपने किस प्ले में बात करते हैं? किसकी? ट्वेल्थ नाइट में बात करते हैं सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ की, कि किंग लियर में करते हैं, कि एज यू लाइक इट में करते हैं, कि अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में करते हैं? एज यू लाइक इट में उन्होंने इसकी बात किया है। राइट जी अमरेश कुमार जी, आपका प्रश्न हमने पढ़ लिया है, अभी थोड़ी देर में उसको क्लियर कर दूंगा। बट फिलहाल जो आपके स्क्रीन पर है उस क्वेश्चन पर आइए कि सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात कहां पर किया है विलियम शेक्सपियर ने, और वो है एज यू लाइक इट। और यहीं पर शेक्सपियर बात करते हैं सबसे अपने, मैं तो ये कहता हूं कि उनकी सबसे फिलोसॉफिकल जो लाइन्स हैं वो एज यू लाइक इट में ही आई हैं, जहां पर वो बात करते हैं all the world's a stage and we are merely players, we have our exit and entrances। राइट, ये बात वो अपने as you like it में करते हैं। और इसी के जो आगे की लाइंस हैं वो सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ की वहां पर बात किया है उन्होंने, कहा कि आदमी की जो जिंदगी होती है 7 अवस्थाएं होती हैं, वो एक चाइल्ड से किड के रूप में शुरू करता है और 7वें स्टेज पर वो फिर आकर के किड ही बन जाता है। जी ममता शुक्ला जी, बिल्कुल आपका जवाब सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी शेक्सपियर से ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में शेक्सपियर के पोएम के बारे में पूछा गया है कि वीनस एंड एडोनिस किस में लिखी गई है? वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन, और उसके जवाब जो दिया है सिस्टर राइमा, राइम रॉयल, टर्जर राइमा एंड हीरोइक कपलेट। राइम रॉयल 7 लाइन्स स्टेंजा होता है। राइम रॉयल किसने शुरू किया था? राइम रॉयल शुरू किया था किसने? जेफरी चॉशर ने। अगर ऐसा प्रश्न बने तो ध्यान रखिएगा कि राइम रॉयल को इन्वेंट करने वाले कौन थे? तो राइम रॉयल वॉज इन्वेंटेड बाय जेफरी चॉशर। राइट, 7 लाइन स्टेंजा होता है। सिस्टर राइमा 6 लाइन स्टेंजा होता है। टर्जर राइमा 3 लाइन स्टेंजा होता है। और हीरोइक कपलेट 2-2 लाइन्स के होते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन्स, जिनकी दोनों लाइन फाइनली राइम करती हैं। तो वीनस एंड एडोनिस किस स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है? राइम रॉयल में विलियम शेक्सपियर ने द रेप ऑफ लुक्रीस लिखा है। द रेप ऑफ लुक्रीस राइम रॉयल फॉर्म में लिखा है। और वीनस एंड एडोनिस जो है 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में है, और उस 6 लाइन का जो स्टेंजा फॉर्म है उसी को सिस्टर राइमा कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से और भी बनेगा, सिस्टर राइमा क्या होता है? तो सिस्टर राइमा 6 लाइन्स का स्टेंजा होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वीनस एंड एडोनिस किसको डेडिकेटेड है? शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस किसको डेडिकेट किया है? ये उसी के लिए इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रीस दोनों किसी एक ही व्यक्ति को डेडिकेट किया है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है आप बेटर जानते हैं, और नहीं भी जानते तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए कितना बड़ा वर्ड दिया है। इस वर्ड को देख करके ही आप इसका उत्तर समझ सकते हैं कि पहली बात तो ये कि किस प्ले में आया है और इसका मतलब क्या है। राइट, इस वर्ड को यहां पर पूछा गया है, और ये शेक्सपियर के द्वारा बनाया गया सबसे लंबा वर्ड है। राइट, शेक्सपियर के द्वारा ये बनाया गया सबसे लंबा वर्ड है, सबसे ज्यादा लेटर्स इसी में है। और ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? लिखा है ऑनरी फी कैपेबिलिटी टू डी निटाबियस। राइट, क्या लिखा है? ऑनर, ऑनर पहले लिखा है फिर आई लिखा है, तो हो गया ऑनरी फी कैपी अकेबिलिट्यूडिनी टाडिबस। राइट, और यहां पर ये पूछ लिया है
कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या है। ऑप्शंस देखिए और जवाब ढूंढिए इसका कि इस प्रश्न का यहाँ पर क्या मतलब है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की सबसे बड़ी बात यही होती है कि प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं होता। जवाब हमको ऑप्शन देख करके लगाना होता है और ऑप्शन जो है दिया हुआ होता है उसी में से ढूंढ लेते हैं। ये शेक्सपियर के लव्स लेबर्स लास्ट का एक वर्ड है। लव्स लेबर्स लास्ट का एक वर्ड है और इसका मतलब जो है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। लैटिन वर्ड है ये और इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स। राइट, ऑनर एक वर्ड लिखा है, ऑनरिफिक ये कह लीजिए, ऑनरिफिक लिखा है, फिर लिखा है एबिलिटी। राइट, ऑनरिक एबिलिटी का मतलब कि इस एबल होना कि ऑनर अचीव किया जा सके। तो इसका जो जवाब है, जो इसका उत्तर है वो है ए, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स। राइट, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स इसका जवाब है ऑनरिफिकेबिलिट्यूडिनिटाडियस। राइट, मींस द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स। और इसकी छोटी सी व्याख्या भाई यहाँ पे लिखी हुई है कि लैटिन है ये और प्लूरल है। किसका प्लूरल है वो भी लिखा है, मेडिवल लैटिन का वर्ड है और इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए इंग्लिश में तो इसका ट्रांसलेशन होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स। इट इज मेंशन्ड बाय द कैरेक्टर कोस्टार्ड इन एक्ट 5 सीन 1 ऑफ विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लास्ट। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखिए और जब आप खोजिए
स्टडी ऑफ पोएट्री मैथ्यू अर्नल्ड का एक एसे है, और उस स्टडी ऑफ पोएट्री में मैथ्यू अर्नल्ड ने बात किया है टच स्टोन मेथड की। टच स्टोन मेथड में मैथ्यू अर्नल्ड ये बताते हैं कि अगर आपको एक ग्रेट पोएट बनना है, अगर आपको पोएट के रूप में सब्लिमिटी अचीव करनी है, तो सब्लिमिटी अचीव करने का जो तरीका है वो ये है कि आप अपनी लाइंस को अपने जो सुपर पोएट्स हैं उनसे कंपेयर करिए, और अगर वो कंपैरेटिवली फिट हैं तो आपकी पोएट्री ग्रेट पोएट्री मानी जाएगी। इसी को टच स्टोन कहा जाता है कि अपनी पोएट्री को किसी से टच करा दीजिए, और अगर वो टच सही से हो रहा है तो आपकी पोएट्री सही बन जाएगी। क्लियर? और उनके लिए मैथ्यू अर्नल्ड ने 4 राइटर्स के नाम बताए हैं जिनसे आप अपनी पोएट्री टच करवाइए और उनकी ग्रेटनेस से अपनी ग्रेटनेस को कंपेयर करिए। और वो जो 4 पोएट्स हैं वो है होमर और दांते, शेक्सपियर और मिल्टन। शेक्सपियर और मिल्टन 2 आपके सिलेबस में भी हैं, इसलिए भी स्टडी ऑफ पोएट्री यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट? स्टडी ऑफ पोएट्री किसने लिखा है? तो स्टडी ऑफ पोएट्री मैथ्यू अर्नल्ड का एक एसे है, और इसी एसे में वो पोएट्री को डिफाइन भी करते हैं। मैथ्यू अर्नल्ड कहते हैं कि पोएट्री है क्या, तो बोलते हैं पोएट्री क्या है? वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। पोएट्री क्या है? जीवन की एक आलोचना है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है पोएट्री। इसकी बात मैथ्यू अर्नल्ड करते हैं कहां पर? अपने एसे द स्टडी ऑफ पोएट्री में। क्लियर है? चलिए, पोएट्री को एग्जामिन करने को बताया है कि ओवरऑल राइटिंग में। एक्चुअली स्टडी ऑफ पोएट्री है विजयपाल जी, इसलिए उन्होंने पोएट्री की बात वहां पर की है, और इसीलिए 4 पोएट्स के भी उन्होंने नाम बताए हैं, होमर, दांते, शेक्सपियर और मिल्टन। क्लियर जी? एसडीएम होमर, होमर ही एसडीएम है, शेक्सपियर, दांते, मिल्टन और होमर। बिल्कुल सही है। राइट? चलिए, अगला क्वेश्चन जो दिया है वो बैलेड पर दिया है। इफ इन अ बैलेड अ लाइन और स्टैंजा इज रिपीटेड बट with an addition that advances the story, it is called। इसको क्या कहा जाता है? लगभग लोगों ने जवाब भी दे दिया है कि इफ इन बैलेड, यदि किसी बैलेड में एक लाइन या स्टैंजा रिपीट करता है, किस उद्देश्य से? बट विद एन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी, रिपीट भी करेगा और वो स्टोरी को एडवांस भी करेगा, तो उसको क्या कहा जाता है? सपोज दैट आप सैलरी पाते हैं और सैलरी आपकी रिपीट होती रहती है हर महीने, और कभी ये होता है कि सैलरी में थोड़ा सा डीए बढ़ जाता है, तो सैलरी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। बेसिक तो रहती है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जहां पर इंक्रीज होता है उसी को इंक्रीमेंटल कहा जाता है। राइट? वो मीनिंग को भी इंक्रीज करेगा और एडिशन भी, रिपीटिशन भी हो जाएगा, इसलिए उसको इंक्रीमेंटल रिपीटिशन कहा जाता है। जी हिमांशी चौधरी जी, पूजा शर्मा जी का उत्तर गलत है, हिमांशी जी का उत्तर सही है। इंक्रीमेंटल आपको अब समझ में आ गया होगा। जी संयोगिता जशवार्दी, ये रेफरेंशियल नहीं है, ये इंक्रीमेंटल है, जहां पर मीनिंग एडवांस भी होती है। जी नूपुर, जहां पर मीनिंग एडवांस भी होती जाए उसको बोलते हैं वो इंक्रीमेंटल रिपीटिशन है। ये टिपिकल टीजीटी टाइप क्वेश्चन है जो पेपर में आता भी है और आपका कभी गलत भी नहीं होता है, इसलिए यहां पर हम समय ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर जवाब बता देते हैं। अ 14 लाइन पोएम इन iambic pentameter consisting of 3 quatrain and a couplet, a concluding couplet is known as। 14 लाइन की पोएम iambic pentameter में, जिसमें 3 क्वाट्रेन और 1 कपलेट होता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस में है आपके, ऑप्शन ए में है बैलेड, ऑप्शन बी में है शेक्सपियरियन सोनेट, ऑप्शन सी में है एलिजी और ऑप्शन डी में है लिरिक। राइट? इनमें से क्या कहा जाता है?
जिसमें 3 क्वार्टरेन और एक कपलेट होता है, उसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। और ये जवाब सबका सही है। अगला क्वेश्चन जो है वो एक ईडियम दिया हुआ है और ईडियम में लिखा है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स मीन्स, टू टेक द बुल बाय हॉर्न मीन्स इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस दिए हैं, फेस अ डिफिकल्टी विद लेस कॉन्फिडेंस, रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, पुल द बुल्स हॉर्न्स और फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली। राइट, किसी टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब क्या है? ये ईडियम है और इसमें से आपको जवाब देना है कि सही जवाब क्या है। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब है भाग जाना, या किसी डिफिकल्टी को बहुत टिमिडली फेस करना, या बुल के हॉर्न से लड़ जाना, या डिफिकल्टी को बोल्डली फेस करना। इसका सही जवाब क्या है? टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। अब अगर आप बुल को सीधे हॉर्न से लोगे, इसका मतलब होता है कि समस्या को बिल्कुल फ्रंट से फेस करना, राइट, डिफिकल्टी को बिल्कुल बोल्डली बहादुरी के साथ फेस करना। इसका जवाब है डी। अगला प्रश्न फिर से ग्रामर का है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब आपको यहां पर फॉलोइंग ऑप्शंस में से एक भरना है। मीट आएगा कि मीटिंग आएगा कि हैविंग मेट आएगा कि नन ऑफ द अबव, कोई नहीं आएगा उपरोक्त में से। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद यहां पर क्या फिलर आएगा, यहां पर क्या भरा जाएगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऑप्शंस बताइए। ऑप्शन, सॉरी मैंने तो ऑप्शंस बता ही दिया है। ऑप्शंस हमने बता दिया है, स्क्रीन पर आपके जवाब लिखा हुआ है, मीट, मीटिंग, हैविंग मेट और नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहां पर? जी, सबका जवाब देख रहा हूं, कुछ का गलत और कुछ का सही। जी, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद टू लगा है और फिर यहां पर मीटिंग आएगा। लुक फॉरवर्ड टू के बाद, ओइंग टू के बाद, ड्यू टू के बाद और इन स्पाइट ऑफ के बाद, या कह लीजिए सभी प्रीपोजिशन के बाद जीरंड का प्रयोग करते हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग का प्रयोग होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन इनडायरेक्ट बनाने के लिए दिया हुआ है। लेट्स सेल द हाउस सेड मोहन, लेट्स नॉट सेड प्रिया। क्वेश्चन को देखिए और देख करके चारों ऑप्शंस में से एक पर क्लिक करिए। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका है, देख के जवाब दीजिए।
बिना क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, बिना ऑप्शंस को पढ़े बिल्कुल भी जवाब ना लगाएं। मोहन और प्रिया ये रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट हैं। लेट्स नॉट सेल द हाउस, लेट्स सेल द हाउस एंड लेट्स नॉट ये रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट हैं। यहाँ पर दो सेंटेंस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में आपको दोनों को कंबाइन करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मोहन टोल्ड। अब अगर सेंटेंस लेट वाला दिया है तो इतनी बात तो कंफर्म होती है कि लेट वाले को हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यहां पर यह हो जाता है कि ए और डी ऑप्शन नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे हैं सजेस्टेड के, एक सजेस्टेड का है और एक प्रपोज्ड का है, बी और सी। अब दोनों की ग्रामर चेक करिए। बी ऑप्शन दिया हुआ है मोहन proposed the house to be sold, Priya suggested not to do so। और ऑप्शन सी दिया है मोहन suggested selling the house but Priya was against it। मोहन ने सजेस्ट किया हाउस को सेल करने का। राइट अब यहां पर ग्रामेटिकली देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग जवाब गलत कर रहे हो। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए और फिर जवाब दीजिए कि लेट वाले सेंटेंस हमेशा प्रपोज और सजेस्ट से बनाए जाते हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए और डी नहीं होगा। आप बी और सी के साथ जाइए। सेड और सजेस्ट और प्रपोज के साथ यह है कि सजेस्टेड के साथ और प्रपोज्ड के साथ जो है हमेशा टू का प्रयोग होता है कि किसको सजेस्ट कर रहा है। ही सजेस्टेड टू मी या मोहन सजेस्टेड टू प्रिया। और अगर टू नहीं यहां पर आ रहा है तो इनके डायरेक्ट बाद जीरेंड का प्रयोग होता है। ही सजेस्टेड गोइंग होम। राइट, ही सजेस्टेड गोइंग होम। बिल्कुल वैसे यहां पर उत्तर बनेगा कि मोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट प्रिया वॉज अगेंस्ट इट। इसका उत्तर जो है वो सी होगा। डी बिल्कुल करेक्ट नहीं है विभाजी, इसका जवाब सी है। क्लियर? मोहन ने पूछा नहीं है प्रिया से कि घर बेचे कि नहीं बेचे। डी ऑप्शन तो आपका यही कह रहा है वेदर द हाउस कैन बी सोल्ड, क्या घर बेचा जा सकता है। इसलिए इसी पर जो है पूरा उत्तर क्लियर जो है क्लियर हो जाएगा कि ये नहीं होने वाला है। सजेस्ट ये किया है कि घर बेचा जाए, प्रिया ने मना कर दिया है, प्रिया उसके अगेंस्ट चली गई है। अगला क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ से है और टैली करना है आपको यहां पर कि कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है टू द ग्रीन लिनेट, दूसरा ऑप्शन दिया है टू द कुकू, तीसरा दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ और चौथा दिया है तीसरा ऑप्शन दिया है टू द स्काईलार्क और चौथा ऑप्शन दिया है टू अ स्काईलार्क। इसमें कौन सा जवाब नहीं होगा? शिव पूजन जी मैं जमीन पर ही हूं, उतना ना बढ़ाइए मुझे, ठीक है, इतना ना बढ़ाइए, बट बातों को समझिए। अब आपका पेपर 3 दिन और है, आज 3 तारीख हो गई है। जी प्रिया मशीह जी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने प्रपोज हाउस से वहां पर कर रहा है, हाउस को प्रपोज नहीं किया था, प्रपोज जो है उसने प्रिया को किया था, इसलिए बी वहां पे नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए Which of the following is mismatched का कौन सी पोएम है यहां पर जो मिसमैच्ड है? विलियम वर्ड्सवर्थ देखिए, अब 50-50 पर आप इसको भी ले जा सकते हैं। सी और डी में एक में लिखा हुआ है टू द स्काईलार्क और एक में लिखा हुआ है टू अ स्काईलार्क, और इन दोनों में से कौन सा मिसमैच्ड है यही बताना है, क्योंकि बाकी दो तो बिल्कुल क्लियर ही हैं। टू द स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ की पोएम है और टू अ स्काईलार्क पीबी शैली की पोएम है। राइट, टू अ स्काईलार्क किसकी पोएम है? पीबी शैली की पोएम है। टू अ स्काईलार्क पीबी शैली की पोएम है और टू द स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इसलिए इसका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? इसका जवाब यहां पर है डी। क्लियर? क्या है जवाब इसका? इसका यहां पर जवाब है डी,
टू अ स्काईलार्क मिसमैच्ड है। क्लियर? टू अ स्काईलार्क मिसमैच्ड है। अगला क्वेश्चन फिर से एक ईडियम दिया हुआ है। द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर्स इज। टू मीन्स मैटर्स का क्या मतलब है? आरती जी वोकैब ही है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए और इसी वोकैब का जवाब दीजिए। टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, वोकैब का जवाब दीजिए। द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर्स। टू मीन्स मैटर्स का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शंस आपके दिए हैं। टू स्पीक इनडायरेक्टली, नहीं प्रियंका मैसेज आपका मिल रहा है। टू स्पीक इनडायरेक्टली, टू स्पीक लाउडली, टू ग्लॉस ओवर और नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा टू मीन्स मैटर्स का? एक फ्रेज होता है नॉट टू मीन्स मैटर्स। नॉट टू मीन्स मैटर्स का मतलब होता है टू स्पीक डायरेक्टली, और टू मीन्स मैटर्स का मतलब होता है टू स्पीक इनडायरेक्टली। किसी चीज को इनडायरेक्टली बोलना वो होता है टू मीन्स मैटर्स, और किसी चीज को डायरेक्टली बोल देने का मतलब होता है टू स्पीक इनडायरेक्टली, का मतलब है टू मीन्स मैटर्स। अगला क्वेश्चन फिर से स्पेलिंग का है। द करेक्ट स्पेलिंग इज। इसमें कुछ नहीं बताना होता, करेक्ट स्पेलिंग आप खुद करेक्ट करते हैं। ऑप्शंस चारों एक्यूमुलेट के दिए हुए हैं, देखिएगा जो राइट आंसर होगा उसी पे क्लिक करिएगा। डोंट मीन्स द मैटर्स। राइट, बिल्कुल कुछ छुपाइए नहीं, बिल्कुल सही जवाब जो है आप उसके साथ जाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर स्पेलिंग का ही दिया हुआ है, द करेक्ट स्पेलिंग, और इस बार का जो ऑप्शन है वो चार अलग अलग वर्ड्स दिए हैं और इसमें से तीन सही है और एक गलत है। गलत वाला आपको यहां से पिक करना है। अकोमोडेशन, एक्सेलरेशन, डायरिया और असेसमेंट, these are the four words. Out of the four, one is misspelled. You have to find out the correct misspelled word. Right? Correct spelling तीन है और देखो डायरेक्शन गलत लिख गया है, वहां पे लिखा है the correct spelling is, यहां पर होना चाहिए था the incorrect spelling is। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है यहाँ पर वो है accommodation की, ACCOMMODATION होता है, ACCOMMODATION accommodation होता है। बाकी एक्सेलरेशन सही है, डायरिया सही है और असेसमेंट भी सही है। क्लियर? यहां पर जो जवाब होगा उसका जवाब है ए। ऑलराइट, अगला फिर वकैब का ही क्वेश्चन है और इस बार पूछा है किसका मतलब टू बकल डाउन। बकल डाउन का मतलब क्या होता है? टू बकल डाउन। ऑप्शंस दिए हैं टू वर्क सीरियसली, टेक इट इजी, ड्रॉप अ सब्जेक्ट, गो फॉर वेकेशन। बकल डाउन का मतलब इसमें से क्या होता है? बकल डाउन का मतलब होता है जो आजकल आप कर रहे हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं? यू आर बकलिंग डाउन नाउअडेज। बकल डाउन का मतलब होता है किसी काम को बहुत सीरियसली करना, किसी काम को बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करना, किसी काम को पूर्ण रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के करना, उसको बोला जाता है टू बकल डाउन। राइट, टू बकल डाउन का मतलब है टू वर्क सीरियसली। राइट, टू वर्क सीरियसली, ये बकल डाउन का मतलब है। मतलब ये इसका ऑप्शन ए है। डोंट टेक इट इजी शिबू। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्रामर का है और इनडायरेक्ट नरेशन यहां पर भी बनाना है। ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स।
गुड बाय माय फ्रेंड्स, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। He said to his friend goodbye. He bade goodbye to his friend. He addressed his friend to bid goodbye. और none of these। क्या जवाब है इसका? देवव्रत शुक्ला जी का जवाब गलत हो गया है। जी, जब भी गुड बाय का बनाना हो इनडायरेक्ट तो उसके साथ हमेशा बेड का प्रयोग करते हैं। बिड, बेड बनता है, बिड फर्स्ट फॉर्म है, बेड सेकेंड फॉर्म है, इसलिए इसका जो जवाब सही बनेगा ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, इसका जवाब बनेगा बी। जी उपासना सी नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से नरेशन का है, फिर ग्रामर का है। He said to me, you are lucky and I am unlucky। इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। You are lucky and I am unlucky। He told me that I was lucky and he was unlucky। He said to me that I am lucky and he is unlucky। He told me that if I am lucky and he was unlucky or none of them। मतलब तीन ऑप्शंस दिए हैं, क्या तीनों में से कोई एक सही है? ये तीनों गलत हो गए हैं। जी देवव्रत शुक्ला जी, बी आंसर कर दिया है तो सही हो गया है, और बी आंसर नहीं किया था तो गलत हो गया था। He said to me, you are lucky and I am unlucky। जी बिल्कुल सही जवाब प्रियंका, ममता, विजयपाल, इसका जवाब है ए। He told me that he was lucky and he was unlucky। देखिए कितनी सारी चीजें आप बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल कंफर्म हो गया है, आपका जवाब अब गलत नहीं होने वाला है। आपको टीजीटी बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। Who called Shakespeare the largest and most comprehensive soul? शेक्सपियर को लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल किसने कहा है? ऑप्शंस आपके ये दिए हुए हैं कि शेक्सपियर को किसने कहा है, तो ऑप्शन आप देखिए। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, कि ड्राइडन ने कहा है, कि टी.एस. एलियट ने कहा है, कि आई.ए. रिचर्ड्स ने कहा है? किसने शेक्सपियर को द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल बताया है? द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल किसको बताया है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शेक्सपियर को द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल जॉन ड्राइडन ने बताया है। अपने ऐसे ड्रामेटिक पोएट्री पर जो उन्होंने लिखा था, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएट्री, उसी में उन्होंने शेक्सपियर को द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल होने की बात किया था। डॉक्टर जॉनसन ने ये नहीं बताया है, कुछ और बताया होगा जिनका क्वेश्चन भी आगे आएगा।
भाई क्लास ले रहा हूँ, अभी फोन करता हूँ क्लास के बाद। ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ हाँ ठीक, समझ गया हूँ मैं। ठीक, हाँ 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 समझ गया हूँ, ठीक। अब ठीक है सर, ठीक, ओके। His story requires Romans or kings, but he thinks only of men. ये किसने कहा है? शेक्सपियर की स्टोरी को रोमन्स की जरूरत होती है, किंग्स को जरूरत होती है, लेकिन शेक्सपियर करता क्या है? शेक्सपियर उनको इंसान बना देता है। ऐसा किसने कहा है? और एक क्रिटिक ने तो ये भी कहा है कि शेक्सपियर के जो किंग है ना, उनमें वो रॉयलिटी नहीं होती। खास शेक्सपियर के किंग में, हिस्टोरिकल किंग की बात नहीं कर रहा हूं, शेक्सपियर के किंग में वो रॉयलिटी ही नहीं होती। एक क्रिटिक ने ऐसा भी कहा है। ये जो लाइन कहा है शेक्सपियर के बारे में, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स और किंग्स, ये कहा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने प्रीफेस टू शेक्सपियर में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, कॉन्फिडेंस ऐसे ही धीरे धीरे इंक्रीज होता है। इस क्वेश्चन का जवाब हर टीजीटी के बच्चे को पता होता है, कभी भी अपने जिंदगी में इसको गलत नहीं करेगा वो, राइट। बेन जॉनसन में भी शिबू मिश्रा जी कंफ्यूज हो गए हैं, सैमुअल जॉनसन पे रहिए, बेन जॉनसन पे नहीं। बेन जॉनसन ने तो शेक्सपियर के लिए एक पोएम लिखी थी और उसी में लिखी थी कि ही वॉज नॉट ऑफ एज बट ऑफ एजेस, और एक चीज ये कि आई लव शेक्सपियर। क्लियर? बट अगले क्वेश्चन पर आइए आप कि प्रिल्यूड में कितनी बुक्स हैं, तो इसके लिए बिल्कुल नहीं आपको सोचना है। प्रिल्यूड्स में 14 बुक्स हैं, इसका जवाब है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामर का है, खास करके टीजीटी स्पेशल है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड इन अ सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, राइट। इनमें से कौन सा है जो मिसमैच है सिंगुलर से प्लूरल के सीरीज में? सिंगुलर से प्लूरल के यहाँ पे जो सीरीज की बात है, उसका मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो पहला सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, या कौन सा है जो मिसमैच कर रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, ब्यूरो, ब्यूरोक्स, मीडियम, मीडिया, राडियस और राडी। इनमें से कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है? क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, ब्यूरो, ब्यूरोक, मीडियम, मीडिया, राडियस, राडी। बताइए जवाब, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हिमांशी चौधरी, यू आर ऑलवेज राइट। प्रियंका का जवाब सही है, पूजा शर्मा का सही है, ममता का गलत हो गया है, जो है सरिता कौशिक का जवाब बिल्कुल सही है, ब्यूटी सिंह सही है, आनंद भाई साहब भी सही है, साधना वर्मा जी का सही है, देवव्रत जी का गलत हो गया है, सक्सेना जी का गलत, उपासना जी का गलत हो गया है, नीतू सिंह का जवाब गलत हो गया है। जी बहुत गलत कर दिए भाई, ममता शुक्ला जी का जवाब गलत है, सविता का सही है, सोनिका वर्मा जी का जवाब गलत हो गया है, नीलम शर्मा जी का जवाब बिल्कुल सही है, शिव पूजन पटेल जी का गलत हो गया है, प्रियंका जी का सही है, सरिता कौशिक का गलत है। देखिए आप उत्तर बार बार बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम सिंह अधिकारी जी का जवाब बिल्कुल सही है, रीतिका जी का जवाब बिल्कुल गलत है, ममता शुक्ला जी का फिर गलत है, सरिता कौशिक का फिर गलत है, संध्या जी का सही है, ममता जी का फिर गलत, ममता शुक्ला का भी गलत, रश्मि शर्मा का गलत, दीपिका का गलत, रीतिका का गलत, संयोगिता जी का सही है, दीप्ति का सही है। अब मैं बताने शुरू कर रहा हूं। मेरी प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है, अरे मेरी नहीं आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आता है, और इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन मिलेगा। जी नीलम जायसवाल जी, अब गलत है आपका जवाब। देखिए क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और क्राइटेरिया प्लूरल होता है, राइट। क्राइटेरिया प्लूरल है और क्राइटेरियन सिंगुलर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था
कि सिंगुलर कौन सा है पहले और फिर उसका प्लूरल कौन सा है। यहां पर उलट दिया गया है, यहां पर पहले क्राइटेरियन होना चाहिए था और बाद में होना चाहिए था क्राइटेरिया, इसलिए इसका जवाब ए क्लिक हो गया है। यही मिसमैच्ड पेयर है। बाकी ब्यूरो की जो बात रही, ब्यूरो का प्लूरल ब्यूरेक्स बनता है, मीडियम का प्लूरल ही मीडिया है। जो आप सोशल मीडिया की बात करते हो, प्रिंट मीडिया की बात करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हो, तो मीडिया क्या है? मीडिया माध्यम ही तो है। तो मीडियम का प्लूरल हो गया है मीडिया, और रेडियस का प्लूरल रेडी होता है, जीनियस का प्लूरल जेनी होता है। ऐसे आप समझिए और फिर आपका जवाब गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का दिया हुआ है। जी पुनीत, आपका सब सही है, तो आप टॉप करने वाले हैं इस बार। बोलिए क्या गिफ्ट करेंगे मुझे? वैसे आपके ग्रुप में तो मैं देखता हूं हमारे बच्चे बहुत उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। एक्चुअली दे आर वेरी एनेक्शियस फॉर द एग्जामिनेशन, और जब एक बार पेपर दे करके आएंगे तब वो हमारे बारे में सब सही सही लिखना शुरू कर देते हैं। बिग मिस्टेक हो गई, चलिए कोई नहीं उपासना जी, अब इस बार नो मिस्टेक होगी। फाइंड द एरर, कोई बात नहीं ममता शुक्ला जी, क्लास है और आज ही गलत हो गया तो ठीक है, ये 7 तारीख को गलत नहीं होना चाहिए। 7 को गलत ना हो, ये उसी की प्रैक्टिस चल रही है। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन आई हैव। दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन आई हैव। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए सारे वर्ड्स नहीं दिए हैं, यहां पर दिया दिस कार, इज सुपीरियर, मोर और द वन। यहां पर कौन सा जवाब गलत है? कौन सा इन 4 जो फ्रेजेस दिए हैं उसमें से किस पर आप जाएंगे? जी श्रेया बिल्कुल सही जवाब, नीलू सिंह का बिल्कुल सही जवाब जी। देखिए अगर हम किसी सेंटेंस में 2 ऐसे नाउन्स यूज कर दें, एडजेक्टिव्स यूज कर दें या एडवर्ब्स यूज कर दें जिनके साथ 2 अलग अलग प्रीपोजिशन आनी हो, तो हम दोनों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन ही लगाते हैं। यहाँ पर 2 वर्ड्स दिया है, एक तो दिया है सुपीरियर, और आपको पता है सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, प्रेफर, इन सब के बाद टू का प्रयोग होता है। यहां पर सुपीरियर के बाद टू का प्रयोग होगा। दिस कार इज सुपीरियर टू, और इसलिए जवाब होगा इसका बी, सी नहीं होगा। वैसे मोर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां पर मोर के साथ कॉस्टली भी लिखा होता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि कॉस्टली का कंपैरेटिव मोर कॉस्टली नहीं कॉस्टलियर होता है। कॉस्टली, कॉस्टलियर और कॉस्टलिएस्ट, ये सुपरलेटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है। इसलिए यहां पर जो आएगा वहां पर क्या आएगा? वो इज सुपीरियर टू आएगा, और उत्तर हो जाएगा इसका बी। बिल्कुल सही जवाब है सबका। चलिए प्रोसीड करते हैं। फिर से एरर का क्वेश्चन है। He had been to school, but he had learnt nothing there. वो स्कूल में तो था लेकिन कुछ भी नहीं सीखा। जब आप क्या है एरर फाइंड आउट करनी है, he had been to school, but he had learnt nothing there. क्या बनेगा यहां पर? He had been to school, बिल्कुल सही, but he learnt nothing, स्कूल पहले गया, और जहां पर वो पहले गया है वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट, और जो काम उसने बाद में किया है वो सिंपल का पास्ट बन जाएगा। तो पहला एक्शन उसके स्कूल में होने का है तो ही हैड बीन टू स्कूल हो जाएगा, दूसरा काम उसके पढ़ने का है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, और सिंपल पास्ट में होकर के क्या हो जाएगा? ही लर्नड नथिंग। क्लियर? क्या बन जाएगा? ही लर्नड नथिंग। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए,
which is not correct statement for metonymy figure of speech. मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? मेटोनमी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका दो वर्ड से मिला करके बना है, मेटा और निमी, राइट। निमी का मतलब होता है नाम, ये सब आपको पहले ही बता चुका हूं। आप हमारे फिगर ऑफ स्पीच के वीडियोस में सब पहले सीख चुके हो। अब यहाँ पर आप जवाब देख करके बता दीजिए कि इसमें से कौन सा मेटोनमी के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है और जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ नेम। ऑप्शन बी में दिया है मेटोनमी occurs when one thing is applied to another with which it has become closely associated। ऑप्शन सी दिया है कि मेटोनमी a part of something is used to signify the whole। और फिर दिया है the scepter can be used to stand for a king in मेटोनमी। अब अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर है, थोड़ा सा भी अवेयर है, थोड़ा सा भी फिगर ऑफ स्पीच जानते हैं तो आप इसका बिल्कुल सही जवाब लगाएंगे। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी। सी में जो डेफिनेशन लिखी है पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल, ये जवाब किसका है? ये सिनेक्डेकी की डेफिनेशन है। किसकी? ये सिनेक्डेकी की डेफिनेशन है, न कि मेटोनमी की। आश्रया जी, मेटोनमी लैटिन वर्ड ना हो करके ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब ही होता है चेंज ऑफ द नेम, राइट। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? उन चीजों के लिए जो इनसे बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड हो। जैसे आपसे कहा जाए यू हैव प्रिपेयर्ड शेक्सपियर, तो शेक्सपियर को आपने तैयार कर लिया है? बिल्कुल नहीं, आपने शेक्सपियर के प्लेस को तैयार किया है। तो शेक्सपियर यहाँ पर क्या है? चेंज ऑफ नेम है शेक्सपियर प्लेस के लिए, ये मेटोनमी है। एग्जाम्पल डी ऑप्शन में आपके दिया हुआ भी है कि scepter can be used to signify to stand for a king, ये मेटोनमी का एग्जाम्पल है। इसका सही जवाब क्या है कि सी जो है डेफिनेशन दी है वो मेटोनमी की ना हो करके वो सिनेक्डेकी की दी है, इसलिए इसका जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर ग्रामर से है, फिलर का दिया हुआ है। ही वॉज एंग्री डैश ही लिसन टू मी पेशेंटली, वो नाराज था, आगे उसने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनी। ऑप्शन बताइए, दो, बट, सो, देयरफॉर। जी ममता सही है, इट्स ओके श्रेया, नो इशू। जो लोग आज पहली बार क्लास को ज्वाइन किए हैं 1857 के बाद, तो बिल्कुल चिंता ना करें, वो अपने घर पे अभी भी मौज करते रहें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर दे आए संडे को। साधना वर्मा जी ने जवाब गलत कर दिया है, रुबीना जी का भी जवाब गलत है। नीलम का भी जवाब गलत है। कंफ्यूजन हो गई आप लोगों में। वो नाराज था, यद्यपि उसने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना। वो नाराज था परंतु मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना। वो नाराज था इसलिए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना। ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। वो नाराज था, इसके बावजूद उसने मुझे सुना है। पहला सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस का बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, उसके अगेंस्ट हो गया है ना। तो जो पहले के अगेंस्ट में हो गया है वो क्या हो गया है? वो हो गया है बट। बट का प्रयोग हमेशा कंट्राडिक्शन को यूज करने के लिए किया जाता है। अगर यहां पर हम दो का प्रयोग करना चाहते तो सेंटेंस ये बनता, दो ही वॉज एंग्री येट ही लिसन्ड टू मी पेशेंटली। दो पहले वाले क्लॉज के साथ जाता, इस वाले क्लॉज के साथ नहीं आएगा। इस वाले क्लॉज के साथ क्या आएगा? बट। ही वॉज एंग्री बट ही लिसन टू मी। वो नाराज था लेकिन उसने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। अगले में देखिए क्या आएगा। ये फिर ग्रामर का और वोकैब का
मिक्स क्वेश्चन है। देयर आर एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, आप स्लैश दिया हुआ है, उसी में आपको फिलर डालना है। देयर आर एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, फ्यू फ्लावर्स थे कि अ फ्यू फ्लावर्स थे कि स्कार्सली था कि एट ऑल था। जी बिल्कुल सही। देखिए एनी फ्लावर्स में एनी खुद ही एडजेक्टिव है, और फ्यू और अ फ्यू ये दोनों एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। तो एक एडजेक्टिव जब पहले लगा है तो फिर से हम एडजेक्टिव का प्रयोग वहां पर नहीं करके एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। एनी निगेटिव का सेंस देता है, इसलिए वहां पर स्कार्सली का प्रयोग करेंगे। देयर आर स्कार्सली एनी फ्लावर्स इन दी गार्डन, और उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है। द occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent word. Occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent words. Right? Adjacent का मतलब होता है आसपास, अगल बगल के। Right? The occurrence का मतलब होता है आना। सेम लेटर्स का आना अगल बगल के वर्ड्स में, उसको क्या कहा जाता है? अलिटरेशन, असोनेंस, हाफ राइम की रिदम। क्या कहा जाता है? जब कोई लेटर आसपास में आए, फेयर, फील्ड, फुल, फेयर, ये जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, वाइल्ड, वेस्ट, विंड, इसको बोलते हैं एलिटरेशन। जी श्वेता, सही जवाब है, इसको एलिटरेशन कहा जाता है। बिल्कुल सबका जवाब सही है एलिटरेशन का। अगला देखिए, फिर शेक्सपियर से क्वेश्चन है कि हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। आइडियल कॉमनवेल्थ की बात टेम्पेस्ट में कौन करता है? अनु चौधरी जी, जवाब गलत हो गया है, मैं आपको जवाब बता चुका हूं। अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए कि किसने टेम्पेस्ट में एक आइडियल कॉमनवेल्थ की बात की है? फर्डिनेंड ने, कि प्रॉस्पेरो ने, कि मिरांडा ने, कि गोंजालो ने? कौन है वो व्यक्ति जो बात करता है परफेक्ट आइडियल, आइडियल की, परफेक्ट कॉमनवेल्थ की? फर्डिनेंड करता है, कि प्रॉस्पेरो करता है, कि मिरांडा करता है, कि मिरांडा करती है, सॉरी, कि गोंजालो करता है? जी रेणु गोस्वामी जी, बिल्कुल सही जवाब है कि गोंजालो करता है परफेक्ट आइडियल कॉमनवेल्थ की बात। क्लियर? परफेक्ट आइडियल कॉमनवेल्थ की बात कौन करता है? गोंजालो करता है। जी सबका जवाब सही है, प्रॉस्पेरो नहीं करता, गोंजालो करता है परफेक्ट आइडियल कॉमनवेल्थ की बात। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, द एम ऑफ सफरजेट मूवमेंट। राइट, अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जीके का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा वोकैब का भी क्वेश्चन है, कई चीजों को मिला करके क्वेश्चन बना है।
किससे डील करता है? सफरजेट मूवमेंट। सफरजेट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो महिलाओं को वोट टू राइट के लिए चलाया गया था। पूरा आंदोलन चला था जिससे महिलाओं को मताधिकार देने की बात किया गया था और महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। क्लियर? न्यूजीलैंड ने दिया था महिलाओं को मताधिकार। और क्वेश्चन में ही पूछा है कि सफरजेट मूवमेंट किससे डील करता है? ऑप्शन है फ्रीडम से, एजुकेशन से, प्रॉपर्टी से, फ्रेंचाइज से। राइट? महिलाओं के किस एंगल से डील करता है सफरजेट मूवमेंट? तो महिलाओं के वोटिंग राइट से डील करता है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा डी, फ्रेंचाइजी। अगला क्वेश्चन फिर से ग्रामर का है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल अल्टरनेटिव। दिए हुए में से जो सुटेबल अल्टरनेटिव है उसमें से क्या भरा जाएगा? द डिनर स्मेल्स वेल, गुड, बेटर, बेस्ट। राइट? डिनर के साथ हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? डिनर स्मेल्स गुड कि डिनर स्मेल्स बैड? बैड तो है ही नहीं। डिनर स्मेल्स बेटर कि डिनर स्मेल्स बेस्ट और डिनर स्मेल्स वेल? जी उपासना सही जा रही है। डिनर स्मेल्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वेल का? क्यों भाई? गुड का? जी प्रज्ञा जी बिल्कुल सही है, ब्यूटी सिंह का भी सही है, शिवानंद जी का गलत है, प्रियंका चौबे का सही है, श्वेता का सही है, ममता का सही है, सारते का सही है। जी देखिए स्मेल्स जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं, सीज, स्मेल्स, टेस्ट, राइट, इनके साथ कभी भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते, ये डायरेक्ट एडजेक्टिव लेते हैं। राइट? द सुगर जैसे बोलते हैं सुगर टेस्ट स्वीट, तो स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है, स्वीटली का प्रयोग वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, पर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे वेल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो करने आता है। जैसे जब वो एडजेक्टिव के रूप में होता है आप बोलते हो वेल डन, वेल प्लेड, वेल ड्रेस्ड। आप गुड ड्रेस्ड नहीं बोलते, वेल ड्रेस्ड बोलते हो। वेल एडवर्ब का काम करता है ज्यादातर। राइट? और वेल, आई एम वेल या आई एम गुड, दोनों ठीक है। यहां पर क्या है? पहली बात तो कंपैरिजन नहीं है, तो गुड सॉरी बेटर और बेस्ट नहीं होगा। यहां पर सिंपल की बात कर रहा है, तो स्मेल जो है वो गुड होती है या बैड होती है, वो वेल नहीं होती। यहां पर उत्तर जो है वो बी आएगा। जी इरफान भाई कहां थे अभी तक? शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज टुगेदर, ऑल टुगेदर कितने सालों का इतिहास बताते हैं? शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर कितने वर्षों का इतिहास बताते हैं? ये पूछा है। 1000 साल का, 700 साल का, 450 साल का कि 350 साल का? इनमें से कौन सा जवाब सही है कि शेक्सपियर के प्लेज कितने दिनों का इतिहास बताते हैं? 1000 ईयर्स, 700 ईयर्स, 450 ईयर्स कि 350 ईयर्स? और ये चीज आप वीडियो में हमारे देख चुके हो, ये चीज आप वीडियो में सुन चुके हो और आप बिल्कुल सही जवाब भी देंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि शेक्सपियर के प्लेज 350 साल के आसपास का इतिहास बताते हैं, जो इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज हैं वो। राइट? करीब करीब वो 1200 के आसपास शुरू होते हैं और 1550 के आसपास तक खत्म होते हैं, क्योंकि जो उनका हिस्टोरिकल प्ले है, लास्ट का जो प्ले वो है हेनरी एट, और हेनरी एट के बाद जो है 1847-48 के आसपास जो है उसका बेटा एडवर्ड किंग बन गया था। तो हेनरी एट की बात करें तो करीब 1850 के पास जाएगा वहां से, और यहाँ 12वीं शताब्दी किंग जॉन से लेकर के 13वीं शताब्दी की शुरुआत से, तो टोटल 350 साल का समय शेक्सपियर ने अपने हिस्ट्री प्लेज में, इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज में कवर किया है। और इसका उत्तर है डी, डी फॉर दिल्ली।
हाथियों के झुंड को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन दिया है, हर्ड, कैटल, फ्लॉक कि बंच। ये ग्रामर का क्वेश्चन है और द सिंपलेस्ट वन है जिसको हमको आपको प्राइमरी में ही पढ़ाया जाता है। हाथियों के झुंड को क्या कहा जाता है, इसमें से आपको बताना है और मुझे नहीं लगता कि ये भी किसी को हमें बताना पड़ेगा, बट फिर भी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता ही देता हूं। इसका जवाब है हर्ड। झुंड कहा जाता है हाथियों को। कौन सा झुंड कहा जाता है हाथियों को? हर्ड कहा जाता है। आइए, मैंने देखे नहीं ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, डैक्टिलिक टेट्रामीटर की एनापेस्टिक हेक्सामीटर। ये सब भी आपको बता चुका हूं, कुछ यहां पर भी नहीं बताना है। फ्लॉक बर्ड्स के ग्रुप को कहा जाता है, हर्ड्स हाथियों के झुंड को कहा जाता है। यहां पर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, ब्लैंक वर्स किसको कहा जाता है? अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस को ब्लैंक वर्स कहा जाता है और राइम्ड पेंटामीटर लाइंस को कपलेट कहा जाता है। यहां पर यही दोनों है और ब्लैंक वर्स वाले की जहां तक बात है इसका जवाब है बी, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। अब क्वेश्चन पूछा है कि हु इज नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स। लेक्स का पोएट किसको कहा जाता है? अब आपने तो ये पढ़ रखा है कि लेक पोएट्स 3 थे, जिसमें सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट सदे थे। लेकिन यहां पर पूछ लिया कि पोएट ऑफ द लेक्स किसको कहा जाता है, मतलब यहां पर एक पोएट की ही बात कर रहा है, वो कॉलरिज को कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। दिस द आंसर वेट कर रहा हूं। Who is known as the poet of the lakes? जी मीनू, बिल्कुल, पोएट ऑफ द लेक्स कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। राइट, लेक पोएट्स में कौन कौन से थे तब? कॉलरिज, सदे और वर्ड्सवर्थ। और जब पोएट ऑफ द लेक्स पूछेगा तो तुरंत जवाब आप विलियम वर्ड्सवर्थ पर लगाओगे। क्लियर? मुझे लग रहा है कि अब आप बोर हो रहे हो, बहुत देर हो गई क्लास को, करीब करीब 1.25 घंटे हो गए हैं। चलिए, आखिरी क्वेश्चन आज का है, द प्लूरल ऑफ एलुमिनस। शायद आखिरी है, सेकेंड लास्ट भी हो सकता है। द प्लूरल ऑफ एलुमिनस। एलुमिनस का प्लूरल क्या होता है? एलुमिनस का प्लूरल पूछा है और जवाब आपको बताना है एलुमिनसेस, एलुमिना, एलुमिनी की एलुमिनी। क्या होता है? प्लूरल ऑफ क्या? इसका प्लूरल? प्लूरल ऑफ एलुमिनस। प्लूरल ऑफ एलुमिनस। प्लूरल ऑफ एलुमिनस होता है एलुमिनी। एलुमिनी होता है प्लूरल ऑफ एलुमिनस। द यंग वन ऑफ कैट। कैट के बच्चे को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल सा है, इसको कहा जाता है पपी। नहीं, क्या कहा जाता है कैट के बच्चे को? कैट के बेबी को किटन कहा जाता है। राइट, कैट के बेबी को किटन कहा जाता है। इसका उत्तर है सी। काफ गाय के बच्चे को कहा जाता है, पपी कुत्ते के बच्चे को, ऑर्किड अपने बच्चे को। आयम्बस क्या होता है? ये क्लास मैंने आपको बताई थी कि मीटर वाली क्लास है। सोचिए उस दिन क्या बताया था कि आयम्बिक पेंटामीटर, आयम, डैक्टिलिक, एनापेस्ट सब कुछ बताया था, जहां पर पहला साउंड अनएक्सेंटेड हो और दूसरा साउंड एक्सेंटेड हो, पहला स्ट्रेस्ड हो और दूसरा अनस्ट्रेस्ड हो। राइट, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड हो, तो जो स्ट्रेस्ड होगा पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, इसको बोलते हैं आयम्ब। यहां पर जवाब क्या होगा?
यहाँ पर होगा वन अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन अनएक्सेंटेड वन। इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर? इसका जवाब आप सबको पता है। हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर? I.A. रिचर्ड्स, F.R. लीविस, थॉमस स्टर्न्स एलियट, चार्ल्स लैम्ब। हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा था? जी नाजिया परवीन जी, हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था टी.एस. एलियट में। राइट, टी.एस. एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। इसका जवाब है सी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए और क्लास को वाइंड अप करें। जी, टी.एस. एलियट का जवाब सबका सही है। बहुत रटा दिया हूं आपको और आप भी बहुत रट लिए हो। बिल्कुल सही है सबका जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन, और इसका जवाब दीजिए। एक वर्ड लिखा है और फिर लिखा है इज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ। इनका इंचार्ज कौन होता है? हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल और फुटबॉल फील्ड। ये अगर शब्द आप पढ़ लोगे तो आप उत्तर जरूर लगा दोगे, इसलिए मैंने उसको प्रोनाउंस नहीं किया है। ये शब्द जो लिखा है, वर्ड जो लिखा है, इसको जेलर पढ़ा जाता है। और जेलर किसका इंचार्ज होता है? जेल का। और जेल का सिनोनिम दिया प्रिजन, इसलिए इसका उत्तर है यहां पर बी। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी। मेहनत करते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी। कल फिर मिलूंगा 2 घंटे की ही क्लास में। बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।